अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन सिर्फ सिक्योरिटी एंड फ्यूचर एडवाइजरी के लाइसेंस याफ्ता लोग जो है वो दे सकते हैं, SECP से सर्टिफाइड लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, CFA क्वालिफाइड लोग हैं, वो ये दे सकते हैं। मैं आप लोग की तरह ही स्टॉक मार्केट का एक पार्टिसिपेंट हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ। पास्ट में इक्विटी डीलर रह चुका हूँ, लेकिन करंट जो मेरा स्टेटस है, मैंने खुद अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं मार्केट में और मैं अपना ध्यान बना रहा हूँ। मैं अपना ध्यान आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले फीपी लीपी डेटा की बात कर लें तो जो पूरे हफ्ते जो ट्रेंड बना है 28 जुलाई से 1 अगस्त तक, तो उसमें अगर हम देखें तो गोरे ने जो है वो ओवरऑल सेलिंग की है। सबसे बड़ी जो बाइंग आई है वो बैंक्स की आई है, DFIs की आई है, लेकिन डेट मार्केट में आई है। और सबसे बड़ी जो सेलिंग आई है वो म्यूचुअल फंड की आई है, वो भी डेट मार्केट में आई है। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है और जो सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, यानी गोरे ने जो है वो पास्ट वीक माल बेचा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है गोरे ने। कमर्शियल बैंक लेके गया है गोरा। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग की है। बैंक्स ने फर्टिलाइज़र में जो है वो सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है। गोरे ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में सेलिंग की है और म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दूं। जो फ्राइडे का डे रेंज बना है वो 1,38,957 का लो बना है और जो अब तक का हाई है KC 100 इंडेक्स का वो फ्राइडे को बनाया है और ये हाई है 1,41,160 का। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,37,658 का लो बना है और 1,41,160 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,26,113 का लो बना है और 1,41,160 का हाई बना है। जो करंट पी रेशियो मल्टीपल चल रहा है KC 100 इंडेक्स का वो 8.33 का है, एक्सपेक्टेड 8.61 का है। जो सेक्टर वाइज पी रेशियो है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो KC 100 इंडेक्स का 8.33 है, ऑटोमोबाइल असेंबलर का 11.67 का है, एक्सपेक्टेड 9.07 का है। थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 14.78, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 27.93, आगे जाके इसमें भी इंप्रूवमेंट आ सकती है 14.68। सीमेंट सेक्टर अगर हम देखें तो 12.22 का पी रेशियो चल रहा है और एक्सपेक्टेड पी रेशियो 8.85 का है, तो इसमें भी बेहतरी आ सकती है। केमिकल सेक्टर अगर हम देखें तो 14.33 का करंट पी रेशियो चल रहा है। कमर्शियल बैंक अगर हम देखें तो 6.48 है। इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल है। फर्टिलाइजर अगर हम देखें तो 7.90 है। फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 26.65 है। ग्लास एंड सेरामिक्स 8.95 है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 5.77, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 8.68, पेपर एंड बोर्ड 75.48, फार्मास्यूटिकल 25.82, आगे जो है इसमें बेहतरी मुतवक्के है 19.69 का है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम सबको पता है कि ये जो है अभी सेक्टर तकरीबन उसने जितनी फंडामेंटल साइड पे मूव दिखानी थी दिखा चुका है। करंट जो चल रहा है 7.27 का है। रिफाइनरी 12.12, आगे जाके इसके भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी बन के नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस नॉन एप्लीकेबल, आगे जाके इंप्रूवमेंट नज़र आ सकती है। टेक्सटाइल कंपोजिट 9.72, टोबैको 15.26 और ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। जो टेक्निकल रेंज है वंस अगेन जो सपोर्ट है वो 1,32,868 पर है। रेजिस्टेंस 1,54,966 पर है। RSI इस वक्त 75.40 का है और मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही सजेशन दे रहा है। तो जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड साइडवेज का हो सकता है जिसका सपोर्ट 1,19,162 और रेजिस्टेंस 1,32,981। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूं और डे रेंज अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है अपने जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, उसको थोड़ा सा क्रॉस किया है और उसके बाद 1,44,300 का हमें सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और मार्केट में सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करनी चाहिए। जो भी खबरें आई हैं ऑयल से रिलेटेड, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जहां मौका मिले दीगर सेक्टर में हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए। नाज़रीन, फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लें तो लास्ट वीक हमने देखा कि थर्सडे के दिन सुबह को हमें चीज़ें पता चली कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने पूरा बताया, पाकिस्तान की पूरा लेआउट दिया कि पाकिस्तान के साथ किस तरह नेगोशिएट हुआ है, नेगोशिएशंस भी हैं और पाकिस्तान के साथ ऑयल डिस्कवरी के चांसेस हैं। और बीच में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें गर्दिश की गई थी, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने भी इस चीज़ की झलकियाँ दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का विजिट हो सकता है।
तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत शॉकिंग लगी, मुझे भी बहुत शॉकिंग लगी। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, क्लोजली देख रहा होता हूँ, और तन चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं वॉच कर रहा था, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। लेकिन फिर मैंने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके इनॉग्रेशन स्पीच जो है उसको दोबारा सुना, उसकी झलकियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो प्लान था वो स्टार्टिंग से ही जो है वो ऑयल के रिज़र्व पे ड्रिल करना था और ऑयल की प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाना था। तो आप पहले ये इनॉग्रेशन स्पीच देख लें, इसके बाद आगे जाके हम बात करते हैं। As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने एक ही मोटो दिया और उनका स्लोगन था, जब वो इलेक्शन में थे और इलेक्शन में उन्होंने एक स्लोगन दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो उसके पसे पर्दा अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान में आया तेल के रिजर्व्स हैं कि नहीं हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने किस तरह अमेरिका का लेवरेज पूरी दुनिया में जो है वो यूज़ किया, और वो जो चाह रहे थे ट्रेड वॉर से, वो पूरी दुनिया से क्या चीज़ें उन्होंने एक्सट्रैक्ट की। सबसे पहले चीज़ें समझ लें, यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल डेट है वो 36.8 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी बहुत बड़ा कर्जा है सर पे, और अमेरिका डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। इतने बुरे हालात हैं। तारीख में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हालात ख़राब है, डेट है, वो यूएस में है। फेडरल रिज़र्व जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जो है चीज़ें इस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि अमेरिका के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने अपने वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है कि वो ये जो डेट है इस डेट को सुधारेंगे। तो इन चीज़ों के पेश नज़र उन्होंने ट्रेड वॉर बनाना शुरू किया और उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया उन ममालिक में जिनके साथ तिजारत बैलेंस नहीं है अमेरिका की। जो दूसरा सबसे बड़ा रेजिंग कंसर्न है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी बढ़ गया है। इस महीने वो 4.1 से 4.2 हो चुका है। तो जितना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा उतना ही यूएस के लिए हालत ख़राब होंगे, और ये एक तरह का रिसेशन के ही आसार हैं। तीसरी जो चीज़ें हुई हैं वो ये भी हैं कि हालिया हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो जॉब्स हैं, जो कन्वेंशनल जॉब्स हैं, आईटी में भी जो जॉब्स हैं, उनको टेक ओवर कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन ने भी वार्न किया है कि तकरीबन 40% पूरी दुनिया के जो जॉब्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फुली इंप्लीमेंट होने के बाद। ओपेक के मेंबर्स ने जो है अभी हालिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो ड्रिलिंग करूंगा, ड्रिल बेबी ड्रिल जो उनका स्लोगन है, तो वो पाकिस्तान में ये चीज़ें करने जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं वो बैठ गए हैं सर जोड़ के, और उन्होंने जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा दिया है ताकि क्रूड ऑयल का रेट नीचे आए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जैसे आपने जो इनकी इनॉग्रेशन स्पीच है उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने कैबिनेट के मेंबर्स को बोलूँगा कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। इन्फ्लेशन नीचे आएगा जब एनर्जी जो क्राइसिस चलता है, एनर्जी इमरजेंसी की भी उन्होंने बात की। तो जो एनर्जी के रेट हैं, जो क्रूड ऑयल के रेट हैं, वो जैसे नीचे आएंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। जो सेकंड स्टेप होगा वो डोनाल्ड ट्रंप का है कि वो उन्हें जो है वो जेरम पावल का जो भी स्ट्रेटजी चल रही है, तो फेडरल रिजर्व में अपने मेंबर बिठा रहे हैं, उसके जो बोर्ड हैं वो उसमें अपने इंटरेस्ट के लोग बिठा रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है फेडरल रिजर्व का वो नीचे ला सके ताकि पैसों की बोरिंग हो और जो है जॉब्स क्रिएशन हो। उनका वंस अगेन फेमस स्लोगन ड्रिल बेबी ड्रिल। उन्होंने 2014-15 में उन्होंने अलास्का में भी ड्रिल और माइनिंग के लिए जो है वो
बहुत सारे मिलियंस ऑफ एकड़ उन्होंने ऑफिशियली ओपन कर दिया था कि ड्रिल हो, लोकली ड्रिल हो, ताकि ओपेक और प्लस के जो मोहताजी ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से वो ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व पे उन्होंने कंट्रोल करके रखा है और उनको जो प्राइसिंग पे कंट्रोल करके रखा है, प्रोडक्शन कट करके, तो उसको जो है वो थोड़ा कम किया जाए और इन्फ्लेशन को थोड़ा ईज ऑफ किया जाए। इसके बाद हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करके और ग्रीनलैंड पे फॉसिल फ्यूल को जो है वो निकाला जाए, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, जो कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और यूरोपियन ममालिक के साथ जो है वो कशीदगी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन उन्हें अभी फिलहाल नज़र आ रहा है, उनकी जो काबीना है, उनका जो कैबिनेट है, उनको नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि एक्सो मोबिल ने क्लेम किया था 2018 में फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ये बाकायदा इसकी पूरी एक डिटेल्स आई थी और अरब न्यूज़ ने जो है इसको पूरा इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो शेयर की थी। वो आप लोग के साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो एक्सो मोबिल ने क्लेम किया था कि कुवैत से भी बड़ा जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्वॉर है, वो पाकिस्तान में है, नियर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। तो उन चीज़ों पे काम होते हुए नज़र आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे कि मैंने कहा कि पहले जियो ने, फिर ARY ने ये कहा, अब जो है वो साउथ एशिया इंडेक्स ये क्लेम कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अगस्त या सितंबर के महीने में पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं और इनॉग्रेट कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन ड्रिल। तो ये हमें अभी देखना है कि किस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और क्या ये चीज़ें रियलिटी है कि नहीं है। हमारे साथ जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, हमारे मुल्क के साथ जो इशू आ रहा है कि हमारे पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे इंडिया का मैं नाम लूँ तो वो नेगेटिव चीज़ें बिल्ड करता है और उसकी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो और हम पाकिस्तानी भी कुछ एहसास कमतरी का शिकार है और हमें खुद चीज़ें नहीं पता कि क्या पसे पड़ता क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई है। उस तरह के आर्टिकल्स भी नहीं है, उस तरह की रिपोर्टिंग भी नहीं आई है। और अगर हम हमारी मीडिया देखें तो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही प्रोमोट हो रही होती हैं हमारी मीडिया में भी, तो हमें कोई डिटेल में चीज़ें नहीं पता। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस तरफ इशारा दे रही हैं। हमने पास्ट में भी देखा कि हुकूमती सतह पे ये बात की गई कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा रिजर्व है, वो अभी 1-2 महीने में अनफोल्ड हो जाएगा। अगस्त का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगस्त और सितंबर में हमें पता चल जाएगा कि आया डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले मैं भी सरप्राइज था ये सुनकर जब जियो ने ये ऐलान किया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सितंबर में पाकिस्तान का विजिट कर सकते हैं, तो मैं भी सरप्राइज था कि वो क्यों विजिट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो अभी इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी हुई है और जिस तरह से हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो उन्होंने यूएस का दौरा किया और ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ लंच भी किया, तो ये सारी चीज़ें उस कड़ी को जोड़ रही हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का विजिट करें और ऑफशोर ड्रिलिंग को ऑफिशियली गो हेड दें। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा इस मुताबिक है। WTI क्रूड ऑयल $67.26 पर बैरल चल रहा है, ब्रेनेट $69.48 पर बैरल चल रहा है, आयरन ओर $99.12 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3362.51 पर आउंस चल रहा है, रबर 165 सेंट पर केजी चल रहा है, रिचर्ड बे कोल्ड प्राइस $93.60 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो नवंबर और दिसंबर की रैली है और उसके कंपैरेटिवली जो 15 में से रैली चल रही है, 1 अगस्त तक जो रैली है उसके आदाद और शुमार शेयर कर रहा हूँ। तो MFS में अगर हम देखें तो 15 में से जो रैली चली है तो उसके मुकाबले 38% जो है वो MFS में बाइंग खरी हो चुकी है। MFS पहले थोड़ा कूल डाउन हो रहा था और हमने देखा कि जो स्क्रिप्ट है ICIBL और दीगर इस तरह के स्क्रिप्ट जो जिनमें लोग फंस चुके हैं MFS में, उनमें हमने सप्लाई भी विटनेस की। लेकिन जब से ये दोबारा ऑयल के चैप्टर खुला है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, इसके बाद हमने देखा तो MFS में मजीद इजाफा हो चुका है। MTS अगर हम देखें तो 1 अगस्त तक 36.04% बढ़ चुका है। लास्ट टाइम भी इतने ही रेंज पे गया था MFS। फ्यूचर अगर हम देखें तो 19.86% जो है वो बढ़ चुका है। नाज़रीन, डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है दीवान फारूक मोटर में खरी है, फ्री फ्लोट का 13.34। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो नेटसोल है 12.44, PIA तीसरे नंबर पर है, कॉसम चौथे नंबर पर है, गेल 5वें नंबर पर है, GHNI 6ठे नंबर पर है, DCL 7वें नंबर पर है, वेव्स 8वें नंबर पर है, SSGC 9वें नंबर पर है और TRG 10वें नंबर पर है। ब्लैंक सेल का डेटा इस मुताबिक है। सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल खरा है वो गेल में है, 2.78 का है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो GHNI है 2.08। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो PIA है, चौथे नंबर पर फ्लाइंग है, 5वें नंबर पर EPCL है, 6ठे नंबर पर NRL है, 7वें नंबर पर साजगार है, 8वें नंबर पर नेटसोल है, 9वें नंबर पर DG खान है और 10वें नंबर पर SSGC है। नाज़रीन, MFS
का डेटा अगर हम देखें तो ICIBL अभी भी 19% खरा है फ्री फ्लोट का। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो TRSM है, तीसरे नंबर पे फ्लाइंग है, चनाब चौथे नंबर पर है, SSOM पांचवें नंबर पर है, हेल छठे नंबर पर है, मैपेक फिल्म सातवें नंबर पर है, बनीज लिमिटेड आठवें नंबर पर है, ALAC 9वें नंबर पर है और इमेज 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, पंजवान इंडेक्स टाइम आफ्टर टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया है और इस बार जिस कंपनी ने अपने फेयर वैल्यू को अचीव किया है वो वहा नोबल है। और वहा नोबल मैंने आप लोग को 14 अगस्त से पहले यानी पिछले साल मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी थी। इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू आपको बताया था और इसने अब जाके एक साल के बाद तकरीबन जाके 28 जुलाई को इसने अपने फेयर वैल्यू को अचीव किया है और तकरीबन जो इन्वेस्टर हैं उनको 78% रिटर्न दिया है। तो हमारी मार्केट ऐसी है कि हमारी मार्केट में अगर आप कोशिश करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, राइट टाइम पे राइट स्क्रिप्ट लेके रख दें, इसमें पेशेंस दरकार होते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत बोरिंग है, ये क्विक मनी नहीं है। अगर आप जो है पेशेंस रख सकते हैं, आप अच्छे स्क्रिप्ट जो है उसको स्टडी करने के बाद आपने उसमें एक अच्छे लेवल पे एंट्री ली होती है, थोड़े से शेयर्स जो है आपने जमा किए होते हैं और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया होता है तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। नाज़रीन, प्रॉफिट मैगजीन का आप लोगों के साथ आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट 1275 अरब रुपए की सर्कुलर डेट की पेमेंट कर रहे हैं IPPs को। फ्राइडे को हम सब ने सर्कुलर डेट की खबरें सुनी होंगी, तो ये पूरा एक आर्टिकल है, इसमें पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरह से जो डिस्पर्समेंट है वो होंगी और IMF के ये चीज़ें इल्म में है और IMF के गो हेड से ये चीज़ें हो रही हैं। पावर होल्डिंग लिमिटेड को जितने भी सेवरल प्रोड्यूसर्स हैं IPPs हैं उनको ये पेमेंट करनी है। ये डेटा शेयर करने से पहले, IPPs का डेटा शेयर करने से पहले आप लोग के साथ मैं एक डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि जो अभी पावर सेक्टर है, IPPs हैं जो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके आगे जाके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने विलिंगली जो है वो गवर्नमेंट के आगे सरेंडर किया है। उनको वन टाइम पेमेंट मिलेगी, अभी जो पेमेंट मिलनी है वो वन टाइम पेमेंट मिलेगी। सर्कुलर डेट का जो रेजोल्यूशन है उसके तहत जो पेमेंट आएगी ये सारी वन टाइम आएगी, तो हम जो है ज़्यादा इसमें तवक्का नहीं रख सकते। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने वन टाइम गेन देके, डिविडेंड देके लोगों को जो है वो पेमेंट कर दी, इसके बाद लोगों ने इसमें सट्टा करने की, तेज़ी करने की कोशिश की, तो वो नहीं कीजिएगा। और ये अभी से मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको इसमें तेज़ी कराई जाएगी, आपको ये बताया जाएगा कि इसमें बहुत अच्छा चार्म है, जब आपको वो डिविडेंड मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने रिस्क के हिसाब से आप जो है, अगर आपको बाइंग करनी है तो अभी से कर लें, बाद में इसमें तेज़ी नहीं कीजिएगा। और ये डिस्क्लेमर भी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ उसमें जो चीज़ें हैं, आप जो ये परचेज़ करेंगे, ये जो शेयर्स अगर आपको लेने हैं तो आप अपने रिस्क पे करेंगे, आप ये कंसेंट शो कर रहे हैं कि इसमें जो मैंने आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया है उसमें मेरा कोई क्लेम नहीं है। आप जो है ये अपनी खुद से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। नाज़रीन, आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑल्टन एनर्जी जितने भी यूट्यूब गुरुस थे उन्होंने आप लोगों को 25 रुपये से लेके 27 रुपये तक तेज़ी कराई। मार्च के महीने में लोग बहुत तेज़ी करा रहे थे। करंट इसका रेट चल रहा है 11 रुपये 33 पैसे। फंडामेंटली ये फ़िलहाल साउंड है, लेकिन आगे जाके जैसे मैंने कहा कि IPPs में प्रॉब्लम है और वो उस तरह से कंसिस्टेंटली अब जो है वो डिविडेंड नहीं देंगे और अर्निंग उस हिसाब से शो नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं। इसका करंट PE रेशियो 0.95 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड 0.53 का है। इसकी जो EPS है 16 रुपये की EPS है थर्ड क्वार्टर की। इसकी जो EPS में ग्रोथ है 78.82 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 16.15 का है। इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये 72 पैसे की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 7 रुपये 64 पैसे की, यानी आप देखें इसके फंडामेंटल्स डाउन साइड पे जा रहे हैं। ये 3 रुपये जो है आप समझें कि इसकी बुक वैल्यू से कम होने के अंदेशा है। अल्टीमेट सपोर्ट इसका 10 रुपये 82 पैसे का है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 15 रुपये 11 पैसे का है। अगर 15 रुपये 11 पैसे को ये ब्रेक कर देता है तो 17 रुपये 73 पैसे ये जाने की सलाहियत रखता है, वो भी वन टाइम। अगर ये डिविडेंड अनाउंस करता है, इसको पेमेंट गिरती है जो सर्कुलर डेट की है और ये डिविडेंड अनाउंस करता है तो ये 17 रुपये तक जाने की इसमें गुंजाइश है। लेकिन वंस अगेन ये आप अपने रिस्क पे काम करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो निषाद मिल है, इसका करंट रेट 37 रुपये 31 पैसे चल रहा है। PE मल्टीपल जो है ये लॉस में है क्योंकि इसके सारे चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड PE रेशियो नॉन एप्लीकेबल है, ये लॉस में है। इसको जो EPS है -5 रुपये है और जो EPS में ग्रोथ है वो -152% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1
17.12 का है। इसकी बुक वैल्यू 77 रुपये 15 पैसे की है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इसकी भी 3 रुपये के करीब नीचे चली जाएगी। अल्टीमेट सपोर्ट इसका 34 रुपये 28 पैसे का है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 41 रुपये 64 पैसे का है। और इसके बाद अगर इसको यानी ये ऊपर जाता है तो फिर इसका रेजिस्टेंस आएगा वो 46 रुपये 19 पैसे का है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो निषाद चुनिया है। निषाद चुनिया का अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 26 रुपये 24 पैसे का है। इसका पी रेशो नॉन एप्लीकेबल है, ये भी 8 रुपये लॉस में है, तकरीबन 9 रुपये लॉस में है। इसके EPS में भी 189% की नेगेटिव ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.58% का है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 65 रुपये 49 पैसे की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू उसकी भी कम हो जाएगी, 53 रुपये 58 पैसे हो जाएगी। अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो इसका 23 रुपये 82 पैसे है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 28 रुपये 74 पैसे है। और 28-74 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 33 रुपये 61 पैसे का आएगा। कोहिनूर एनर्जी लास्ट है। इसकी जो प्राइस है वो 20 रुपये 97 पैसे की है। इसका जो मल्टीपल चल रहा है करंट वो 2 रुपये 2.22 का है। एक्सपेक्टेड मल्टीपल 5.28 का है। EPS इसकी 2.98 की है। EPS में जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 57% है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 51.67 का है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 22 रुपये की है और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 19 रुपये 30 पैसे की है। अल्टीमेट सपोर्ट 15 रुपये 47 पैसे का है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस 21 रुपये 65 पैसे का है। और अगर ये 21 रुपये 65 पैसे को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद जो उसका रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 31 रुपये 65 पैसे का आएगा। नाज़रीन, ये था आप लोग के साथ जो IPPs का डेटा है ये वो अब मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट वीक तवक्का की जा रही है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैगजीन और दीगर जो सोर्सेज हैं स्टॉक मार्केट के, उनसे ये तवक्का की जा रही है, ये बात चल रही है कि जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, उसमें जो IPPs हैं उनको पेमेंट हो जाएगी। तो अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। और इसमें वंस अगेन मेरी तरफ से सिर्फ आप लोग को एक एजुकेशनल वीडियो थी, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोग के साथ मैंने चीज़ें शेयर की। बाकी अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बनाएंगे। मुझे आप ये क्लेम नहीं करेंगे कि भाई आपके कहने पे हमने सारा पोर्टफोलियो उसी में भर लिया है। तो नाज़रीन, मोहतात रहें, कॉशियस रहें, कोशिश करें कि जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। मार्केट में ज़्यादा अब जो है ऊपर की गुंजाइश नहीं है, चीज़ें आप लोग के सामने हैं। विजिलेंट रहें और कोशिश करें कि जितना हो सके कैश पे रहें। कैश इज़ द किंग। जहां अच्छे लेवल पे, अच्छे मौके पे अच्छे स्किप मिलेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं अपने लिए जो चीज़ें आइडेंटिफाई करूंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।